जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पत्र लेकर आया हूं। जी हां, सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि यह एग्ज़ाम 4 जनवरी 2022 का है। जी हां, 4 जनवरी 2022 को जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये कक्षा 1 to 5 का सी टेट का प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह प्रश्न है, जो कि 30 प्रश्न का सेट है। जी हाँ, 30 प्रश्न पूछता है सीडीपी से यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, और इन्वायरमेंट पर्यावरण जो रहेगा वो रहेगा 30 नंबर का, और मैथ का क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों रहेगा 30-30 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न होंगे और टाइम भी दिया जाएगा 150 मिनट का। तो दोस्तों, सीटेट की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिवीजन जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। जी हाँ, स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक पैर पर संतुलन करना। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। दोस्तों, यह जो सेट है यह 4 जनवरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसी का ये प्रश्न है। सेकेंड नंबर का है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। जी हाँ, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन। जी हाँ, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर में दिया गया है कि ये अभिकथन और अभिकारक ये कारण है। अभिकथन कहता है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। इसका कारण बताता है कि इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। 5 में दिया गया है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि 1, 2 और 3, यानी शिक्षा की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, और तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ये सभी पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है 6 नंबर का। 6 में दिया गया है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, इसका ऑप्शन देखिए। 6 का जो ऑप्शन दिया गया है ये कैसे हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, वे कौन से व्यक्ति हैं, कौन से ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा बताए हैं कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेव बैगोत्स्की। जी हाँ,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इसमें देखा जा रहा है कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये सभी जो विद्वान हैं इनके जो कथन है, जो इनके नियम है, तो उनको जो है ध्यान से अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साथियों के साथ बातचीत करके। जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वह साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, जी हाँ, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। जी हाँ, सही सुमेलित युग्म कौन सा है, तो इसका सही है ऑप्शन बी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली स्थान है, बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृतिवादी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उनके सिद्धांत में जो प्रकृतिवादी व्यक्ति है, जो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो वनस्पतियों और जीवों की भिन्नता और प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुभाषावाद। जी हाँ, बहुभाषावाद का सिफारिश करती है। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात या जेंडर स्थिरता, जेंडर समता या जेंडर समानता। तो दोस्तों यह जो उदाहरण वह है आंसर ए, जेंडर पक्षपात। शिक्षक जो बात कर रहे हैं वो जेंडर पक्षपात का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर का, जी हाँ, 14 में प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकों को बच्चों को आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियां का प्रयोग करना चाहिए, यह अभिकथन है। इसका कारण कहता है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। जी हाँ, सीखने के लिए आकलन को कौन सी स्थिति नहीं दर्शाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, यह जो आकलन को नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र या अगम्य इमारत, अमान्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लचीला शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आत्मकेंद्रित या स्वलीनता। नेक्स्ट है 18 नंबर का, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विविधता को महत्व। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
1, 2, 3 और 4 यानी कि श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिक कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो यहाँ कहता है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ये सभी के साथ जो है समावेशन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुणज वैकल्य यानी कि कैलकुलेटर का प्रावधान। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करके सीखना। जी हाँ, जब बच्चे करके सीखते हैं तो वह जो है अधिगम ज़्यादा जल्दी अधिगम करते हैं और बढ़िया से अधिगम करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का अभिकथन देता है और इसका तर्क दे रहा है। अभिकथन है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसका तर्क है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ अधिगम और तर्क में या कारण में हम यही देख रहे हैं कि अधिकांशता में ऑप्शन ए ही सही दे रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? कौन सा है जो सकारात्मक योगदान नहीं देती है? ऑप्शन कहता है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या का अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो कौन जो है सकारात्मक योगदान नहीं देती? तो ऑप्शन डी जो है सकारात्मक योगदान नहीं देती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 25 नंबर का 25 में दिया गया है अभिकथन और तर्क। अभिकथन कहता है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क कहता है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ भी दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 26 नंबर का 26 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिसंज्ञान। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि बच्चों में भ्रांतियां होना खाली स्थान है, यानी बच्चों में भ्रांतियां होना यह प्राकृतिक है। बच्चों में भ्रांतियां जो होता है यह प्राकृतिक है और यह बच्चों में हो जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। जब अधिगम में असहायता महसूस करता है तो वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट है 30 नंबर का और ये आज का सीडीपी का अंतिम प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन है रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व, लक्षण या विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यालय। जी हाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है?
तो वह विद्यालय है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।